Hello YouTube. So today the date is 17th November, and as you all must have read the thumbnail and the title. So today marks the beginning of my UPSC CSE prelims 2026 preparation. इस चैनल में अब तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट माय प्रिपरेशन प्रोग्रेस एंड प्लानिंग, यही सब है। और डेली वीडियोस में लास्ट 2 वीक से बना रहा था जिस पे मैं रोज क्या क्या पढ़ा एंड उसके जो फॉरेस्ट के जो आर्ट्स है कि मैं कितने घंटे पढ़ा उस दिन, वो मैं पोस्ट टैब में पोस्ट करता था। सो फ्रॉम टुडे द मेन focus of this channel will be on prelims preparation। एंड आज से अगर देखा जाए 24 मई 2026 को है प्रीलिम्स, तो आज से 188 डेज है प्रीलिम्स में और आज उसका डे 1 है। और आज से हर दिन 188 डेज तक हम रोज इस चैनल में मेरा रोज का स्टडी आवर्स प्लानिंग टारगेट्स टेस्ट जो भी मैं करूँगा रोज वो मैं पोस्ट करूँगा, जिसका एक और एक ही रीज़न है कि मैं अपना जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा और इससे मेरा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा पैसिव वे में। और जो मेरा डेली स्टडी फॉरेस्ट का वो होगा, वो मैं पोस्ट टैब में पोस्ट करता था यूट्यूब का, वो अब मैं शॉर्ट्स में पोस्ट किया करूँगा सो दैट पोस्ट टैब में मैं अपने कुछ थॉट्स लिख कर शेयर कर सकूँ, वरना फिर वो स्पैम हो जाता है पोस्ट टैब में। सो अगर मैं वीडियो पे आऊँ तो सबसे पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशन कि जो मैं अब बहुत बिलीव करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड पे। मैंने एक बुक भी पढ़ा था जोसेफ मर्फी के कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। सो आई विल क्वालिफाई यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 इसी से शुरू करते हैं एंड हर दिन एक बार इसको अगर हम लोग रिइटरेट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प टू सम एक्सटेंट। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि आज मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैंने एक वीडियो बनाया था द प्रीलिम्स डिलेमा बोल के कि इतने सारे जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस लेवल है प्रीलिम्स के कोर्स के, तो किसका कोर्स लिया जाए। लास्ट टाइम मैं सारथी से एनरोल था पीआरपी में और एमएमपी प्लस में, तो देयर कोर्सेज आर डेफिनेटली वेरी वेरी गुड। बाकी जिनको जो भी उनका क्रिटिसिज्म करना है दैट्स अप टू देम एंड मैं मेरा भी अपना खुद का उनके बारे में कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। बट अगर कोर्स कंटेंट ये सब के बारे में देखा जाए तो दे आर रियली गुड। तो किसी एक पे तो ट्रस्ट करना ही है और बाकी तो सेल्फ स्टडी है। तो आई वेंट विथ सारथी आईएएस और आज उसका ओरिएंटेशन था प्रीलिम्स नेविगेटर का, जिसका 3 वर्जन है, बेस है, प्लस है और प्राइम है। प्राइम तो मुझे कोई वो नहीं लगता है एंड प्लस में वो वीडियो लेक्चर्स देते हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर वाला ही देंगे वो रिकॉर्डेड, तो मैंने लास्ट ईयर तो सारथी से ही किया था, तो देयर्स नो पॉइंट ऑफ बाइंग दैट। एंड लेक्चर्स का भी मुझे ज़रूरत है नहीं, मेरे पास नोट्स है लास्ट ईयर का और मैं वही नोट्स रिवीजन करना है मुझे और टेस्ट देने हैं। तो मैंने बेस वर्जन खरीद परचेस कर लिया सारथी का। और उसमें क्या है कि आपको हर दिन टेस्ट होंगे, तो जैसे कि वीकली अगर उन्होंने मुझे पूरा शेड्यूल दे दिया है तो वीक 1 जो है ना, वीक 1 में मेरे पास ये टेबल मैं बना ही रहा था अभी कि वीक 1 में जैसे कि मंडे से लेके संडे तक होगा, तो मंडे को आज ओरिएंटेशन हो गया और कल जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस मुझे दे दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ के कल टेस्ट देने हैं और कल टेस्ट के बाद फिर अगले दिन टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो मुझे कल पढ़ने हैं। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट वीक बाय वीक कवर होंगे। एंड ओरिएंटेशन में उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए जो मैंने नोट किए हैं जस्ट टू बी इंटरेक्टिव इन क्लास, ताकि एक्टिव रह पाऊँ मैं क्लास में। और वो तो पीपीटीज दे ही देंगे। तो वो एलिमिनेशन पे गैम्बल नहीं करना है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि एलिमिनेशन, बट डेफिनेटली एलिमिनेशन हेल्प्स बट आफ्टर नॉलेज। स्टैटिक कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो अभी फिलहाल स्टैटिक पे फोकस कर रहे हैं। तो यही सब पॉइंट्स हैं। और वो मेन सब्जेक्ट का एक नया कंसेप्ट निकालना है कि मैपिंग आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। जनरली स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें मिस कर देते हैं और मैंने भी ये सारी चीज़ों में थोड़ा कम ही फोकस किया, ये सब चीज़ें थोड़े अच्छे से फोकस किया गया था। तो इस बार ये सारी चीज़ में तो फोकस करना ही है, साथ साथ इसमें भी करना है। और उनके प्रोग्राम में करंट अफेयर्स जनवरी से होगा, ठीक है। तो ये भी सॉर्टेड है। तो अगर पहला वीक का मैं बात करूँ
नवंबर 17 से नवंबर 23 तक चलेगा पहला वीक। और जिसका डेट है, आज डेट हो गया 17 नवंबर और इकोनॉमी से शुरू हुआ है, ये 3 वीक्स चलेंगे। उसके बाद एज इट इज शेड्यूल आएगा तो मैं वीडियोस में बताता ही रहूँगा। और 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें प्रीलिम्स का जीएस नहीं हुआ था, सी सेट हो गया था। 2025 में भी जीएस नहीं हुआ था, सी सेट हो गया था। सेम ही दोनों अटेम्प्ट में ही सेम चीज़ है। तो 2026 लेट्स मेक इट माई बेस्ट अटेम्प्ट एंड लेट्स मेक इट आवर बेस्ट अटेम्प्ट। तो अगर मैं आज के टारगेट्स का बात करूं तो आज हो गया नवंबर 17 मंडे। ओरिएंटेशन के बाद ही मैं ओरिएंटेशन हुआ 12 से लेकर लगभग 2 बजे तक दोपहर में, एंड उसके बाद से मैं पढ़ ही रहा हूँ। और अभी मैंने ब्रेक लिया तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँ जिससे कि मेरा थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा वीडियो, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कल टेस्ट होगा मेरा, उसका जो सिलेबस दिया गया है, डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स हो जाएगा, उन्होंने मुझे पूरा पीडीएफ ही दिया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली ब्रॉड टॉपिक है। तो अगर मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ रोज रोज वीडियोस में एक्टिव रिकॉल भी इंटीग्रेट करूँ, जिससे कि थोड़ा एंगेजिंग भी होगा वीडियो और मेरा भी हेल्प होगा। तो जो पहला टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स है क्या, ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स क्या है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इनफाइनाइट नीड्स है। नीड्स जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट्स है। ठीक है, और जो रिसोर्सेस हैं वो इनफाइनाइट्स नहीं है, रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें इनफाइनाइट नीड्स को इंटीग्रेट करना है और उसी का नाम है इकोनॉमिक्स। और हमारा जो यूपीएससी सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स है ही नहीं, उसमें उसमें इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या है, वो कोई कंट्री का होता है इकोनॉमी। ठीक है, या वर्ल्ड इकोनॉमी हो सकता है या फिर नेशनल इकोनॉमी हो सकता है। पर इकोनॉमिक्स जो है वो है एक डिसिप्लिन है, वो एक सोशल साइंस है। अगला जो टॉपिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो है स्कार्सिटी। अभी मैं कोई भी नोट्स ओपन नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑफलाइन नोट्स तो है ही नहीं, हार्ड कॉपी सारे मेरे डिजिटल नोट्स हैं। और डिजिटली तो मैं ये टैब पे खोला ही हुआ हूँ, तो मैं ये टोटली एक्टिव रिकॉल के थ्रू ये पूरा समराइज करना चाहता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या बचा है कल के टेस्ट के लिए। और कल टेस्ट देने के बाद मैं यहाँ पे कितने मार्क्स आए, 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा मोस्टली, तो 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स बनते हैं ये मैं कल यहाँ पे बताऊंगा, रोज का बताऊंगा। ठीक है, और किसी को अगर साथ साथ में कवर करना है तो मैं तो नेक्स्ट डे के टारगेट बता ही दूंगा। तो अभी जैसे कि मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी हो गया स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी वही हो गया ना कि हमारे पास इनफाइनाइट नीड्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो स्कार्सिटी है। अब स्कार्सिटी की वजह से हमारे पास चॉइस आ जाता है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लो एक लैंड है, ठीक है, ये 10 एकड़ का लैंड है, इसमें अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हम वीट भी उगा ले, राइस भी उगा ले, सब कुछ नहीं उगा सकते। तो मान लो इसमें एक साथ 5 केजी राइस या 5 केजी वीट ही हो सकता है। तो चॉइस आ गया, और इसी चॉइस की वजह से एक आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर मैं इस लैंड में 5 केजी राइस उगाऊं तो मेरा 5 केजी जो व्हीट होगा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। और अगर मैं 5 केजी व्हीट उगाऊं तो राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। मतलब ये जो मैं अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा हूँ कोई भी चीज यूज करने के लिए, तो जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग फोरगोन हो रहा है, मतलब जो चीज मेरा छूट जा रहा है वो हो गया मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बिना हम कभी भी चॉइस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मैं इजी टर्म्स में बताऊं तो जैसे कि मान लो कि आप कहीं से दौड़ के आते हो, ठीक है, दौड़ के आके बहुत जोर का प्यास लगता है, ठीक है, पानी का। तो हम एक ग्लास मान लो पानी पिए तो हमें बहुत रिलीफ होता है, तो इसका जो यूटिलिटी है जो ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब मैं सेकंड ग्लास पीता हूँ तो थोड़ा सा और बढ़ता है, जब थर्ड ग्लास पीता हूँ तो मुझे लगता है कि अब और नहीं पिया जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं फोर्थ ग्लास भी पी लूँ उस टाइम, जो जब जिस टाइम की मुझे बहुत प्यास लगा था, जो एक ग्लास पी के मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसी टाइम अगर मैं फोर्थ ग्लास पानी भी पी लेता हूँ तो मुझे उल्टी हो सकता है, ठीक है, वॉमिट ही हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि हर एक गेन के साथ साथ हमारा जो यूटिलिटी है वो कम कम होते जाता है, तो उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है, जो क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्व करने में हमें ये हेल्प करेंगे, ये जो कंसेप्ट है। ठीक है,
तो इसके बाद जो हमारा आता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही कहता है हमें कि कितना, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड हु विल डिसाइड। ठीक है, व्हाट एंड हाउ में तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा, एक हो जाएगा एलोकेटिव एफिशिएंसी, एक हो जाएगा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, हाउ मच में, हाउ टू में हो जाएगा प्रोडक्शन मेथड आ जाएगा, और इसमें हु विल डिसाइड में हो जाएगा कि गवर्नमेंट होगा या कमांड इकोनॉमी होगा या फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा। कमांड में गवर्नमेंट या कैपिटलिस्ट जो भी है वो कमांड करेगा, फ्री में मार्केट डिसाइड करेगा कि अगर फुटबॉल का डिमांड हो रहा है तो फुटबॉल ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, अगर वॉलीबॉल का डिमांड हो रहा है तो वॉलीबॉल ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि आइसक्रीम समर में ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या विंटर में ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, अगर ये कमांड इकोनॉमी होगा तो हमें कैपिटलिस्ट बता के देगा। और अगर कमांड इकोनॉमी ना हो, अगर फ्री इकोनॉमी होगा, तो फ्री इकोनॉमी में जनरली क्या होगा, जनरली लोग समर में ज़्यादा आइसक्रीम प्रेफर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम समर में ज़्यादा आइसक्रीम प्रोड्यूस करेंगे, विंटर में कम करेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड आ जाता है, लेबर आ जाता है, कैपिटल आ जाता है और एंटरप्रेन्योर आ जाता है। लैंड में मतलब, लैंड का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ जो जमीन है, लैंड का मतलब हो जाता है एवरीथिंग अराउंड दैट लैंड, मतलब जो जमीन में उगता है या जमीन के अंदर उगता है, हर चीज आ जाता है। ऐसे लेबर हो जाता है, ऐसे ही कैपिटल हो जाता है। कैपिटल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कैपिटल मतलब सिर्फ मनी होता है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, कैपिटल मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है। कैपिटल इज एनीथिंग दैट जनरेट्स अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट। ठीक है, ये सिविल शर्त से ही मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर इकोनॉमी, पीआरपी में। तो फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ, हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा इकोनॉमी बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझाया है। और भी अच्छे टीचर्स हैं, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अगर मान लो आप ए टीचर से पढ़ते हो तो बी ने जो पढ़ाया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, अगर आप बी से पढ़ते हो तो ए ने जो पढ़ाया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, क्योंकि सारी चीज सारे लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और क्या क्या इसमें था, पीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मान लो मेरा एक फर्म है, सर ने पूजास फर्म का एग्जांपल दिया था, ठीक है, पूजास फर्म है, इसमें मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 पीपल है। अब 10 पीपल का मान लो जो वो है, उनका जो कैपेबिलिटी है वो 10 आईफोन प्रोड्यूस करने के हैं, ठीक है। अगर हम चाहे कि हम 11 आईफोन प्रोड्यूस करेंगे इन ए गिवन टाइम, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो बेसिकली अगर हमें पीपीसी एक कर्व होता है, ठीक है, ये तो इतना शॉर्ट में बताना पॉसिबल नहीं है, बट जो मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ तो मुझे ये हेल्प कर रहा है। एंड मे बी अगर आपको पीपीसी थोड़ा भी नहीं आता है तो आप पीपीसी जीरो से देख सकते हो एक वीडियो। तो पीपीसी क्या कहता है, पीपीसी कहता है कि ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अगर अगर मुझे इससे बाहर जाना है, ठीक है, मतलब मान लो मुझे 11 आईफोन प्रोड्यूस करना है जबकि मेरा कैपेबिलिटी 10 का है, तो या तो मुझे लोग बढ़ाने होंगे, जैसे पूजा के फर्म में 10 लोग थे ना, तो उसको या तो मैं 11 कर दूं, या तो मैं और एक चीज कर सकता हूँ कि उन 10 लोगों का एफिशिएंसी बढ़ा दूं, तो भी मेरा एक आईफोन एक्स्ट्रा आ जाएगा। या तो मैं ये करूँ, वो जो मशीन्स यूज कर रहे हैं आईफोन बनाने के लिए, वो मशीन को मैं अपग्रेड कर दूं। तो यही तीन, या तो मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊं, या तो मैं एफिशिएंसी बढ़ाऊं, या तो मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करूं। इसी से हम पीपीसी के बाहर जा सकते हैं, मतलब पीपीसी से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड का एक बेसिक चीज है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड जो है कम होगा, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये नॉर्मल गुड्स के लिए ट्रू है, पर अगर ऐसा ही कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे लग्जरी गुड्स है। लग्जरी गुड्स के केस में क्या होता है, अगर अगर वो होता है कि अगर लग्जरी नहीं, अगर हम वेवलन गुड लेते हैं, वेवलन और गिफन आता है, ठीक है। वेवलन गुड में क्या होता है, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो फिर डिमांड भी इंक्रीज होता है, तो दिस इज अ एक्सेप्शन। और गिफन में भी अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। यही दो एग्जाम्पल है जिसमें, लग्जरी को भूल जाओ, यही दो एग्जाम्पल है वेवलन और गिफन का, जिसमें उल्टा कर्व बनता है। जैसे नॉर्मली डिमांड कर्व ऐसे बनता है, डिमांड कर्व, और इन दो गुड्स के लिए डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई होता है, और लॉ ऑफ डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट भी होते हैं, जैसे कि मान लो मैं इनकम बढ़ा दूं किसी का, तो डिमांड क्या होगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है। और डिमांड फिर किसका बढ़ेगा, हर चीज का नहीं बढ़ेगा। मान लो किसी का इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है,
इस ये मान लो इसका इनकम के अकॉर्डिंग नाइकी का शूज लेना इसके इसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो ये रोड साइड शूज लेते थे, ठीक है। अब इनका इनकम हो गया 50,000 पर मंथ। अब ये नाइकी के शूज ले सकते हैं, तो नाइकी का तो ये शूज लेंगे, पर ये जो रोड साइड जो चीजें लेते थे उनका तो डिमांड कम हो गया। तो इनकम ऐसे नहीं बोलते ना कि इनकम बढ़ने से हमारा डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार। हमें पहले पूछना है किस चीज का डिमांड के बारे में पूछ रहा है, वो नेसेसरी गुड है या नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है या गिफन गुड है या वेवलेंट गुड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चंस को हमें समझना होगा कि किस एंगल से पूछ रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, तो ही हम एग्जैक्ट आंसर उसका दे पाएंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक दो और टॉपिक है जो मैंने अभी रिवाइज किया नहीं है, तो जैसे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, पर इसमें रिवाइज करने का कुछ खास है नहीं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब होगा कि जो मैं फ्री मार्केट का बात कर रहा था कि आइसक्रीम नॉर्मली तो मैं समर में ही ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, पर गवर्नमेंट मान लो ऑर्डर दे दे कि नहीं मुझे विंटर में आइसक्रीम चाहिए, तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, तो वो ऑफकोर्स मतलब चेंज हो जाएगा बेसिकली फ्री मार्केट से। और एक होता है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट्स में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन एक टाइप होता है, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक होता है ऑलिगोपोली या डुओपोली। मोनोपोली में क्या है, जैसे कि रेलवे है, ठीक है, रेलवे क्या फ्री मार्केट है? रेलवे फ्री मार्केट नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो दिल्ली टू मुंबई का प्राइस मान लो सपोज फॉर एग्जांपल अभी 500 रुपीज है, तो इसको 5000 भी कर सकती है, क्योंकि इसमें मोनोपोली है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कुछ चीजें जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब चीजें अपने हाथ में रखती है। कुछ कुछ जो सेंसिटिव चीजें हो, या फिर न्यूक्लियर का रिलेटेड कुछ हो जाए, जो कंट्री जो अगर हम फ्री कर देंगे तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। पर ऐसे ही अगर हम कुछ और एग्जांपल ले, जैसे कि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर तो पूरा गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो हमारा गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर है। पर आईफोन का दाम क्या गवर्नमेंट सेट करती है? आईफोन का दाम गवर्नमेंट सेट नहीं करती है, आईफोन का प्राइस फ्री मार्केट पर डिपेंड करता है। अच्छा, और एक होता है डुओपोली। डुओपोली में क्या होता है कि दो मेन मार्केट फोर्स आ जाता है, जैसे अभी जियो और एयरटेल सबसे ज्यादा वो है, डुओपोली में है ऑलमोस्ट, कि जियो प्राइस बढ़ाता है तो एयरटेल भी बढ़ाता है, एयरटेल कम करता है तो जियो भी कम करता है, एयरटेल एआई इंटीग्रेट करता है तो जियो भी एआई इंटीग्रेट करता है। और इसके वजह से बाकी जो छोटे मोटे रिटेल और भी सिम कार्ड्स हैं वो थोड़ा सफर करती है, और ये दोनों मिलके फिर प्राइस को बूम करते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम जियो एयरटेल हो गया आपका डुओपोली, अगर यही होता फ्री मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। मान लो एक सब्जी मार्केट है, ठीक है, इसमें सेलर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये चाहे तो आलू का दाम अचानक से 100 रुपया किलो नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इससे ले लूंगा वरना इससे ले लूंगा वरना इससे ले लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको ही मिल के आलू का दाम 100 kg कर दे, क्योंकि ये तो अभी मैंने 6 एग्जाम्पल लिए ना, ऑल ओवर इंडिया में 28 स्टेट्स है। 28 स्टेट में कितने सारे आलू के दुकानदार हो गए, ठीक है। तो दे कांट मतलब डू दिस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही होते हैं। पर आईफोन का देख रहा हूँ मोनोपोली, कि आईओएस अगर मुझे लेना है तो मुझे यही प्राइस में लेना होगा, आई हैव नो अदर अल्टरनेट। तो ये हो गया मोनोपोली एक काइंड का। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मोस्टली सिर्फ कंसेप्ट आते हैं। जनरली इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछना आप कम कर दिए हैं, बट जो पीवाईक्यूज है उसमें आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो क्या पता यूपीएससी का कब मन बदल जाए, यूपीएससी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो वी हैव टू बी रेडी विथ एवरीथिंग इन आवर विसिनिटी। तो दैट इज इट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कल टेस्ट के बाद मैं बताऊंगा कि ये सारे टॉपिक के मेरा एक्टिव रिकॉल तो अच्छा खासा हो गया। आई एम ऑल्सो हैप्पी आफ्टर दिस एक्टिव रिकॉल सेशन, और ये मैं रोज़ करूँगा, एवरीडे आई विल पोस्ट दिस वीडियो। और टेस्ट का भी मेरा अब देखते हैं कितना मार्क्स आता है। आई विल ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इनमें तो गलती नहीं करनी है। क्योंकि हम प्रीलिम्स जनरली इसी वजह से फेल होते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है जो सबको आता है वो हम गलत करके आ जाते हैं, तो फिर हमें वो सही करने होते हैं जो किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो हमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सही करने होंगे, ताकि हम कट ऑफ के उस पार जा सके। तो इसीलिए हमें जो बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है, जो हमारे नोट से आ रहा हो, वो हमें गलती नहीं करना है। वी शुड
नॉट कमिट अवॉइडेबल मिस्टेक्स, ठीक है, अवॉइडेबल मिस्टेक्स हमें नहीं कमिट करना है, जो अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे, पर जो अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स है, जैसे कि अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि 5 साल पुराना द हिंदू का पेपर हम उठा के पढ़े, तो मान लो यूपीएससी 5 years ओल्ड यूपीएससी द हिंदू न्यूज़पेपर से कोई सवाल पूछ लेता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये कवर करना। तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, 5 साल पहले का तो शायद ना पूछे, आई होप। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सबके अपने, जस्ट बिकॉज मैंने ये सारे टॉपिक्स बताए हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है। अब मान लो कोई सब्जेक्ट में ऐसा हो कि वो टॉपिक बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी तो आपके पास टाइम है, पर प्रीलिम्स के 1 महीना पहले जब ऐसा कुछ टॉपिक मिलेगा तो यू हैव टू लीव इट, क्योंकि जरूरी नहीं है ना मेरे नोट से सवाल आ रहे हैं या फिर किसी और के नोट से सवाल आ रहे हैं। आप बस एक गिवन स्टैटिक सोर्सेज से दो, एक से अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो फॉर सम सब्जेक्ट, तो आप दो रिसोर्सेज यूज कर लो जिसमें बहुत सवाल आते हैं, जैसे पॉलिटी इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें भर भर के सवाल आते हैं, हर साल आते हैं और डुएबल सवाल होते हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप कहाँ कहाँ भटकोगे कि कितना सोर्सेस यूज करें और क्या ना करें। तो दैट इज द थिंग। आई होप कि डे 1 का वीडियो में आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि मैं इस चैनल पे अब रोज क्या करने वाला हूँ, एंड इट इज नॉट अबाउट गेनिंग व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइबर। मोटो ये बिल्कुल नहीं है, ये सब पैसिव है, अगर हो जाए तो हो जाए, बिकॉज the motto is not about becoming an YouTuber. The motto is to be an IS officer, and YouTube is just a medium, ठीक है। और ये मैंने सबसे पहले सिविन सर से ही देखा था। सिविन सर का जो YouTube चैनल पे अगर आप ओल्डेस्ट करके वीडियो चेक करोगे तो वो पहले यही चीज़ करते थे कि वो अपने रोज का टारगेट बताते थे, जिससे डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मैं लास्ट 2 वीक से रोज वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो इट रियली हेल्प्ड मी टू गेन अ कंसिस्टेंट स्टडी प्रोडक्टिव शेड्यूल। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, और दैट इज इट फॉर टुडे। और लंबा नहीं करते हैं वीडियो, अब कल के टॉपिक्स के साथ, कल के एक्टिव रिकॉल के साथ आई विल बी बैक। और अगर कोई मेरा ये वीडियो से कुछ प्लान फॉलो करना चाह रहा है, तो मैं कल के प्लान का भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कल जो मेरा कल का टेस्ट हो जाएगा, जो यहाँ वाला टेस्ट होगा, जो 19 तारीख का वेडनेसडे का जो टेस्ट होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है। तो जस्ट इन केस कोई ये एक्टिव रिकॉल फॉलो करना चाहता है, तो वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ सकता है, क्योंकि कल जब मेरा वीडियो आएगा तो उसमें मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग ही एक्टिव रिकॉल करूँगा। इसके सारे टॉपिक्स मैं एक्टिव रिकॉल करूँगा, क्योंकि इस टेस्ट में वही पूछा जाएगा। और कल का टेस्ट का मैं मार्क्स भी बताता हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग।